आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची आप बीती बताना चाहता हूं। बात ऐसी है कि हमारे घर के सामने एक औरत रहा करती थी। उस औरत के बारे में मेरी नानी कहती थी कि इस औरत से दूर रहा करो और इससे बात मत किया करो, क्योंकि वो औरत काला जादू वगैरह करती थी। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूतों की एक सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम इस कहानी को पूरा देखते हैं। मैं पटना, बिहार का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची आप बीती बताना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि हमारे घर के सामने एक औरत रहा करती थी। उस औरत के बारे में मेरी नानी कहती थी कि इस औरत से दूर रहा करो और इससे बात मत किया करो, क्योंकि वो औरत काला जादू वगैरह करती थी। मैं इन सब बातों को मानता तो नहीं था, लेकिन मैंने कई बार उस औरत को रात के टाइम उसकी छत पे टहलते हुए देखा था। रात में कई बार जब मैं टॉयलेट के लिए उठता और बाहर की तरफ जाता तो वो मुझे उसकी छत पे कुछ करती हुई दिखाई देती, लेकिन मुझे देख के वो एकदम से छुप जाती थी या वहां से भाग जाती थी। मैंने इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जानता था कि वो औरत जो कुछ भी करने वहां छत पे आती थी, उसका वो काम पूरा नहीं होता था। फिर अगले दिन जब वो मुझे मिलती तो मुझे बहुत ही गुस्से से देखती। ऐसा लगता जैसे वो मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही है, मुझे गालियां दे रही है। कुछ समय ऐसा चलते रहने के बाद एक दिन उस औरत की डेथ हो गई, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी। जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी वजह से ही उसका काम पूरा नहीं हो पाता था। तो जिस दिन उसकी डेथ हुई उस रात सोते समय मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरा कमरा बिल्कुल उसकी छत के सामने था। रात में जब भी मेरी आंख खुलती तो सीधा सामने उसकी छत दिखाई देती थी। यह भी एक कारण था कि मैं अक्सर उसको रात में देख लेता था। तो उस रात डरते डरते किसी तरह मेरी आंख तो लग गई, लेकिन फिर उसी टाइम जब मैं उसको अक्सर रात में देखता था, उसी टाइम उस औरत का चेहरा मुझे अपने सपने में दिखाई दिया। और उसका चेहरा दिखाई देते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पे हाथ मारा हो। मेरी नींद टूट गई, लेकिन मैंने आंख नहीं खोली। मैं जानबूझ के आंख बंद करे रहा, लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ बैठा हुआ है और मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक सूंघ रहा है। उस वक्त मेरी क्या हालत रही होगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं बुरी तरह डर गया था। फिर किसी तरह हिम्मत करके मैंने बजरंग बली का नाम लिया और चालीसा पढ़ने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ तेजी से वहां से भाग के दरवाजे से बाहर निकली हो। धड़ाम से दरवाज़ा खुलने की भी बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, इतनी तेज़ कि मेरी माँ की भी आंख खुल गई। माँ मेरे पास आई तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। फिर मैंने माँ को सब कुछ बताया, लेकिन मेरी माँ को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। माँ बोली कि दरवाज़ा हवा से खुल गया होगा, लेकिन उस रात मैंने जो कुछ महसूस किया था वो झूठ नहीं था, ना वो स्लीप पैरालिसिस था, क्योंकि उस वक्त मेरे हाथ पैर सब काम कर रहे थे। वो मेरा भ्रम भी नहीं था। मैंने बहुत बार उस औरत को उसकी छत पे देखा था। शायद वो मुझसे नाराज़ थी कि मेरी वजह से उसका वो काम अधूरा रह गया, और शायद इसीलिए वो उस रात मुझसे बदला लेने आई थी। लेकिन उस रात के बाद वो मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी। मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ ये सब मेरी बड़ी बहन के साथ हुआ था, जो अभी 45 साल की हैं। मेरी बहन के आज तो 4 बच्चे हैं, 1 बेटा और 3 बेटियां। लेकिन शादी से पहले असल में उनका रिश्ता हमारे किसी दूर के रिश्तेदार के साथ हुआ था। वो रिश्ते में मेरी खाला लगती थीं। वो चाहती थीं कि उनके लड़के की शादी मेरी बहन से हो जाए, लेकिन मेरे अब्बू ने मना कर दिया, क्योंकि मेरी बहन
बहुत हाईली एजुकेटेड थी और उनका लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए मेरे अब्बू ने उनसे शादी के लिए मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर खाला ने मेरी बहन के ऊपर ताबीज़ करा के ब्लैक मैजिक करवा दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। कितनी बार वो रात में सोते सोते अचानक डर के उठ जाती, तो कई बार दिन में भी वो अपने आप डरने लगती थीं। फिर हमने एक जगह उनको ले जाके उन पे दम वगैरह करवाया, जिसके बाद उन्होंने डरना तो बंद कर दिया था, लेकिन उनकी तबीयत अभी भी खराब ही रहती थी। फिर कुछ टाइम बाद उनको एक रिश्ता आया। लड़का दुबई में रहता था और एजुकेटेड भी था, तो अम्मी अब्बू ने शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी के बाद वो भी दुबई चली गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसके साथ वही सब फिर से होना शुरू हो गया। कभी उसको घर में सांप दिखाई देते, तो कभी कोई औरत घूमती दिखाई देती, और बदकिस्मती से उनके जो ससुराल वाले थे वो भी बहुत बुरे लोग थे। वो कहते थे कि ये सब जानबूझ के ड्रामे करती है। उन्होंने उसका हमसे मिलना भी बंद करवा दिया। बोला अगर घर बसाना चाहती हो तो अपने माँ बाप को छोड़ दो। मेरी बहन ने मजबूरी में हमसे बात करना बंद कर दिया। 5 सालों तक हम उससे नहीं मिले। इस बीच उनका हस्बैंड भी काम के लिए बाहर चला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको हमसे नहीं मिलने दिया। रात में अकेले में जब उसको डर लगता तो उसकी सास कहती कि ये अपने बाप से मिलने के लिए ये सब ड्रामे करती है। ऐसे ही 5 साल बीत गए। उनके 3 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन हमने उन बच्चों को नहीं देखा था। वो उसके साथ मारपीट भी करते थे। मेरी बहन कई बार चोरी छुपे किसी के फ़ोन से हमें कॉल करती तो बताती कि उसे बहुत डर लगता है। एक बार उसने बताया कि उसके बाल किसी ने काट लिए हैं। हम वहाँ उससे मिलने जाते तो वो लोग हमें वहाँ से निकाल देते, हमें उससे मिलने ही नहीं देते थे। फिर एक बार उसका हस्बैंड बाहर से आया तो वो उसको एक बाबा के पास लेकर गया, तो बाबा ने बताया कि इसके ऊपर ताबीज़ करवाया गया है, लेकिन उसकी सास कहती कि इसके पहले आशिक थे, इसीलिए ये सब नाटक करती है, इसे कुछ नहीं हुआ है। उसका हस्बैंड भी उसको मारता था। फिर एक दिन उसने अपनी सास और ननद की बात सुनी कि इसको डिवोर्स देना है। मेरी बहन ने उस घर में बहुत जुल्म झेला, लेकिन उसने कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। फिर उसके ससुराल वालों ने अपने बेटे पर ही ब्लैक मैजिक करवा दिया, जिससे कि वो उसको छोड़ दे। और फिर ऐसा ही हुआ। वो जब फ़ोन करता तो फ़ोन पे ही उसको गालियां देने लगता। तब तक उसके 4 बच्चे हो चुके थे। आखिर में उसने मेरी बहन को डिवोर्स ही दे दिया, लेकिन फिर हमने उनके ऊपर केस कर दिया बच्चों का खर्चा देने के लिए। हम केस भी जीत गए, लेकिन फिर वो ये चाहने लगे कि मेरी बहन वहाँ उनके पास वापस चली जाए, जिससे कि उनको हर महीने खर्चा ना देना पड़े। लेकिन मेरी बहन बहुत बीमार रहने लगी थी। कभी उसकी छाती में दर्द होने लगता तो कभी वो अचानक हम सबको गालियां देने लगती। कई बार वो बिना कपड़ों के ही बाहर रोड पे चली जाती, तो मोहल्ले के लोग उसको दुपट्टा देकर घर लेकर आते। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी। उनके ऊपर बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया गया था। वो हमसे कहती थी कि तुमने ही मेरा डिवोर्स करवाया है, अब मुझे वापस जाने दो। हमने उनको बहुत जगह दिखाया, जहां भी कोई बताता तो हम उनको वहीं ले जाते, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता। दवाइयों से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर आखिर में मेरे अब्बू के एक दोस्त ने हमें एक बाबा के बारे में बताया कि वो बहुत इल्म वाले हैं, उनके पास लेकर जाओ, वो ज़रूर कुछ करेंगे। हम उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि इनके ऊपर कई लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है। कोई मैजिक पुराना है तो कोई नया है। इस बच्ची को बचाया नहीं जा सकता। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ, बाकी जैसी अल्लाह की मर्जी। हम 3 संडे तक उनके पास जाते रहे, तो मेरी बहन को
बहुत आराम आया। धीरे धीरे उनकी हेल्थ भी ठीक होने लगी और उन्होंने अपना एक छोटा सा स्कूल भी खोल लिया। उनके बच्चे भी अब बिल्कुल ठीक हैं। हम लोगों ने बहुत बुरा टाइम देखा था। उन बाबा ने बताया था कि वो ब्लैक मैजिक इसलिए किया गया था कि ये मर जाए और उनके बच्चे उनके ससुराल वालों को मिल जाए, जिससे कि उनको कोई खर्चा ना देना पड़े। अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी बहन ठीक है, लेकिन अब भी वो कई बार एकदम से डर जाती है। कई बार कोई उनके बाल काट लेता है। जिस घर में मौत हुई हो उस घर में उनको 40 दिन तक जाना मना है, और जिस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो उस घर में भी उनको 35 दिनों तक जाना मना है। जब उनका डिवोर्स हुआ था तब उनकी छोटी बेटी 2 महीने की थी। अब वो भी 5th क्लास में चली गई है। अब वो हम भाइयों के साथ ही रहती है, लेकिन मेरे अब्बू उसका डिवोर्स होने के बाद इस गम को झेल नहीं सके और उनकी डेथ हो गई। मेरा नाम दीपांशु है। मैं यूपी के मेरठ जिले का रहने वाला हूँ। मैं आपको कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पहली घटना मेरे नाना की है। उन दिनों नाना जवान थे और उनकी नई नई शादी हुई थी, और शादी के बाद नाना पहली बार अपने ससुराल जा रहे थे। उस गांव का नाम मुरलीपुर है, जहां उनको जाना था। नाना जी को वैसे तो दिन में ही निकलना था, लेकिन किसी वजह से उनको निकलते निकलते शाम हो गई। अंधेरा भी होने लगा था। फिर पैदल चलते चलते जब तक नाना अपने ससुराल मतलब मुरलीपुर पहुंचे तब तक रात भी हो गई थी। उस गांव से कुछ दूर पहले ही एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था। तो नाना जब उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो उनको एक आदमी उस पेड़ पे लटका दिखाई दिया, और वो वैसे ही लटके लटके धीरे धीरे पेड़ से नीचे आ रहा था। नाना जी वैसे तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन रात के टाइम यूं सुनसान रास्ते पे उस आदमी को पेड़ पे लटका देख नाना को डर लगने लगा। वो जानते थे कि उस पेड़ के पास पहुंचते ही पेड़ पे लटका वो आदमी उनके ऊपर झपट पड़ेगा, लेकिन वो पीछे भी नहीं मुड़ पा रहे थे। लेकिन तभी पीछे से उन्हें एक आवाज़ आई, डर मत, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। किसी ने पीछे से उनको आवाज़ लगा के कहा। वो एक भारी सी आवाज़ थी। आवाज़ सुन के नाना जी को थोड़ी हिम्मत आई तो वो उस पेड़ को पार करने लगे। नाना जैसे जैसे उस पेड़ के पास जा रहे थे तो वो आदमी उतना ही नीचे आता जा रहा था, लेकिन नाना जी को वो आवाज़ बार बार उनके कानों में सुनाई दिए जा रही थी कि तू डर मत। फिर किसी तरह नाना ने उस पेड़ को पार किया और अपने ससुर के घर पहुंचे। घर पहुंच के उन्होंने ये बात उन सबको बताई तो उनकी सास ने बताया कि बहुत टाइम पहले उस पेड़ पे एक किसान ने फांसी लगा के आत्महत्या की थी। उस किसान के ऊपर ज़मींदारों का बहुत सारा कर्जा था और वो लोग आए दिन उसको परेशान करते थे, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से गांव के लोग दोपहर के समय और रात के समय उस पेड़ के पास से निकलने में डरते हैं। फिर अगले दिन नाना जब अपने घर वापस आए तो उन्होंने सारी बात अपनी माँ को भी बताई, उस आवाज़ के बारे में भी बताया जो उनको सुनाई दी थी। तो उनकी माँ ने बताया कि असल में वो तुम्हारा ही बड़ा भाई था जिसकी 13 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, तब तुम बहुत छोटे थे। नानी ने बताया कि उसने ही वहाँ आकर तुम्हारी जान बचाई थी, क्योंकि जिस रात नाना के साथ ये सब हुआ था उसी रात नाना की माँ के सपने में नाना के वो बड़े भाई आए थे और उनके घर में ही घूम रहे थे। नानी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोले कि मैं सोहन लाल को ढूंढ रहा हूँ। सोहन लाल मेरे नाना का नाम था। वो बोले कि सोहन लाल की जान को खतरा है, मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। ये बात सुन के नाना बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने अपने भाई को धन्यवाद किया उनकी जान बचाने के लिए।
मेरा नाम अजय है। मैं आपको अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो अभी कुछ ही दिन पहले मेरे और मेरी टीम के साथ हुआ था। मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और लोगों को जादू टोने और बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाता हूँ। तो हुआ यूँ कि एक रात 12:45 पे मुझे एक कॉल आई। उन्होंने कहा कि अजय सर, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। हमारे यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल है। मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वहाँ एक 26 साल की लड़की एडमिट थी और वो ज़ोर ज़ोर से चीखे जा रही थी। फिर मैंने उस लड़की के पास जाके अपने तरीके से चेक किया तो पता चला कि उसके ऊपर एक नहीं बल्कि 5 आत्माओं का कब्जा था जो उसके घर के पीछे ही रहती थीं। लेकिन हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी हम उन आत्माओं पर काबू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब उसकी चलती है तो किसी की नहीं चलती। और तब वही हुआ। वो लड़की अपने आप हवा में 5 फीट ऊपर तक उड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे से कोई बहुत तेज रोशनी आ रही हो। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी वहां से एक आवाज आती है कि जिस शमशान काली को तू अपने साथ लाया है ना, उसी की वजह से हम जा रहे हैं, नहीं तो इसके और भाई बहनों की तरह इसको भी अपने साथ ले जाते। मैंने बस इतना ही सुना था कि वो लड़की एकदम से बेहोश हो गई। फिर सुबह जब उसको होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी नज़रों से परे है। आप सब हमेशा इन चीज़ों से सावधान रहें और इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइना बॉर्डर के पास पड़ता है। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। ये बहुत साल पहले की बात है, जब गांव के लोग मकई की खेती करते थे। खेती करने के लिए उनको एक पहाड़ से होते हुए दूसरे पहाड़ पे जाना होता था। मेरे दादा भी मकई की खेती के लिए पहाड़ों पे जाते थे। कई बार रात में वापस आते हुए उन्हें काफ़ी देर भी हो जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन मेरे दादाजी पहाड़ पे खेती के लिए गए हुए थे और वापस आते आते उनको बहुत देर हो गई। उन दिनों मोबाइल फ़ोन या टॉर्च लाइट भी नहीं होती थी, इसलिए दादाजी मशाल जला के अंधेरे रास्ते से अपने गांव आ रहे थे। इस बीच रास्ते में एक झरना पड़ता था। चलते चलते दादाजी को प्यास भी लगने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ रुक के इस झरने से पानी पी लेता हूँ। वो झरने की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी उनको किसी हिरण के हाउल करने की आवाज़ सुनाई दी। तो दादा हिरण को देखने के लिए अंदर जंगल की तरफ जाने लगे। अब वो जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि उनको एक बहुत ही लंबी काली सी औरत खड़ी दिखाई दी। वो बीच जंगल में दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। दादाजी समझ गए कि पक्का कुछ गड़बड़ है। इतनी देर रात यहाँ बीच जंगल में कोई औरत नहीं आ सकती। ऊपर से वो बहुत लंबी भी थी। दादाजी जानते थे कि ये पक्का कोई छलावा है। वो बिना कुछ बोले भगवान का नाम लेते हुए उसी वक्त वहाँ से भाग निकले। घर पहुँच के उन्होंने सबको ये बात बताई। अगले दिन दादाजी को बहुत तेज बुखार भी आ गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद दादा ठीक हो गए। मेरा नाम लक्की है। मैं रांची, झारखंड की रहने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ 2 बिल्कुल सच्ची कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ। ये पहली कहानी अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चली थी, जब मैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद अपने मामा के घर गई थी। मेरे 2 मामा हैं और ये पहली वाली घटना मेरे बड़े मामा के साथ हुई थी। ये बहुत साल पहले की बात है। तो हुआ ऐसा था कि एक बार बड़े मामा और उनके कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो हॉल में मूवी देखने जाएंगे। उन दिनों हमारे यहाँ के हॉल में सिर्फ संडे को ही फिल्म लगती थी। तो मामा और उनके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो संडे रात 12 बजे वाला शो देखने जाएंगे और फिर प्लान के हिसाब से
वो सब मूवी देखने चले गए। मूवी जब खत्म हुई तब तक रात के 2:30 बज चुके थे। सब अपने अपने घर वापस आने लगे। मामा को मिलाकर टोटल 4 दोस्त थे। अब हुआ यूं कि मामा के जो बाकी 3 दोस्त थे उनके घर रास्ते में ही पड़ते थे। मामा ही थे जिनका घर सबसे दूर था। धीरे धीरे उनके तीनों दोस्त एक एक करके अपने अपने घर चले गए। अब मामा अकेले ही अपने घर पैदल पैदल चलते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा सा कब्रिस्तान पड़ता था और मामा उसी कब्रिस्तान के साथ वाली रोड से निकल रहे थे। अब वो कुछ ही दूर गए थे कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी के पायल बजने की आवाज़ आ रही है। लेकिन मामा जैसे ही रुकते वो आवाज़ भी बंद हो जाती और वो जैसे ही चलते वो आवाज़ भी फिर से आने लगती। लेकिन मामा शुरू से ही हनुमान जी की भक्ति करते आए हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया और चलते रहे। वो जानबूझ के कब्रिस्तान की तरफ नहीं देख रहे थे। लेकिन तभी उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको पीछे से आवाज़ दी हो। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस सीधा चलते रहे। वो कब्रिस्तान की तरफ देख तो नहीं रहे थे, लेकिन उनको नज़र के कोने से साइड में कब्रिस्तान के साथ लगे पेड़ों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ के ऊपर कोई बैठा है और उसके पैर नीचे लटक रहे हैं। लेकिन मामा ने उस तरफ नहीं देखा, बस मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और आगे जाते रहे। मामा को डर भी बहुत लग रहा था। वो पसीना पसीना हो चुके थे। फिर किसी तरह उन्होंने तेज तेज चलते हुए वो कब्रिस्तान पार किया और आगे निकल गए। इसके बाद उनको पीछे से वो आवाज़ भी आना बंद हो गई। थोड़ी देर बाद ही मामा अपने घर पहुंच गए और ये सब अपने घर वालों को बताया। मेरी नानी बहुत पूजा पाठ करती थीं। उन्होंने मामा को एक भगवान का तावीज़ दिया और उनके हाथ में एक धागा बांधा। इसके बाद मामा बिल्कुल ठीक हो गए। ये दूसरी कहानी जो मैं बता रही हूँ, ये सब मेरी मौसी ने मुझे बताया था। तो हुआ ऐसा था कि मेरी मौसी एक गांव में रहती हैं और ये करीब 5 साल पहले की बात है, जब उनकी सबसे बड़ी वाली बेटी की शादी होनी थी। तो शादी से पहले आसपास की सब औरतें उनके घर में आके देर रात तक डांस करती थीं। तो एक रात ऐसा हुआ कि रात के टाइम सब औरतें उनके यहाँ डांस कर रही थी। तो उनकी छोटी बहन को टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो वो बिना किसी को बताए उनके घर के पीछे एक खाली जगह की तरफ चली गईं। वहाँ एक ऊंची सी बाउंड्री बनी थी। तो वो जैसे ही टॉयलेट करके वहाँ से उठने लगीं, उन्होंने देखा कि उस दीवार पे 2 लंबे लंबे पैर लटक रहे थे। वो दोनों पैर उल्टे थे और वो जो कोई भी था वहाँ बैठा अपने पैर हिला रहा था। ये देखते ही वो बुरी तरह डर तो गईं, लेकिन वो चिल्लाई नहीं, क्योंकि वो भी गांव में ही रहती थीं और वो जानती थीं कि ऐसी चीज़ों को देख के बस अनदेखा कर देना चाहिए। फिर वो घर आ गईं, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन फिर अगले दिन जब वो सो के उठीं तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तब उन्होंने ये बात मेरी मौसी को बताई। तो मौसी उनको एक ओझा के पास लेकर गईं। ओझा ने उनके ऊपर झाड़ फूंक किया, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गईं। ये दोनों कहानियाँ ज़्यादा डरावनी तो नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल सच हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें